क्या पाकिस्तान वॉर चाहता है, पीस नहीं चाहता? अगर बात पाकिस्तान की करें तो भगवत गीता का एक सारांश मैं आपको कहना चाहूँगा। तो हमको किसी के से डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे ट्रंप तो हमारा घर नहीं चलाता, भारतीयों का घर नहीं चलाता। अगर एक बार कश्मीर का और पाकिस्तान का मुद्दा खत्म हो गया तो कई लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी। अभी करंट सिनारियो में क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पॉलिटिक्स, बाय द पॉलिटिक्स एंड फॉर द पॉलिटिक्स। आपकी नज़र में हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा लूपहोल क्या है, जिनको पहले ही सोचते हैं कि नहीं पुलिस के पास जाओ, लॉयर के पास जाओ, हमें लूट लेंगे? इस देश के सारे डिपार्टमेंट में करप्शन है। तो ऐसा होता है कि पुलिस स्टेशन में एक टॉर्चर किस डिग्री तक होता है? तो हमको अपनी वोटिंग पावर को समझनी पड़ेगी। बट आपको लगता है कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे वोट दिया जाता है? टिकट की बंटवारी कास्ट के हिसाब से होती है। आपके ऊपर रिसेंटली एक अटैक हुआ था अभी कुछ टाइम पहले ही, तो आप उसके बारे में बताइए कि क्या एग्जैक्टली हुआ था, किसी ने करवाया था या क्या एग्जैक्टली? पुलिस भी गुंडे रखती है। अच्छा, अगर आप भ्रष्टाचारियों को एक्सपोज करेंगे, कुछ अच्छा काम करना है तो झूठी एफआईआर होने वाली है। आज की कन्वर्जेशन बहुत ही इंटेंस होने वाली है और आपको इससे बहुत वैल्यू मिलने वाली है, सो एंड तक ज़रूर देखना। एंजॉय द शो। सीज फायर होने के बाद भी पाकिस्तान ने अटैक किया, तो क्या फिर से वॉर हो सकता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में? क्या पाकिस्तान वॉर चाहता है, पीस नहीं चाहता? अगर बात पाकिस्तान की करें तो भगवत गीता का एक सारांश मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब जब धर्म के नाम पे अधर्म हो, अत्याचार हो, तब पुनः धर्म स्थापना के लिए संपूर्ण विध्वंस जरूरी है। वो संपूर्ण विध्वंस हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब सारे कौरव मारे गए थे। पापी तो मारे गए थे, लेकिन पापी के साथ साथ जो पाप में सहभागी थे, चाहे गुरु द्रोण हो, कर्ण हो, सभी को मारा गया था। यानी कि वो वॉर में और इस वॉर में डिफरेंस है। मैं समझ सकता हूँ कि इंटरनेशनल ट्रीटी है, इंटरनेशनल थ्रेट है, इंटरनेशनल प्रेशर है, सबको हैंडल किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबसे बड़ी 4th रैंक की आर्मी है हमारे पास, इंडिया के पास, विश्व में 4th रैंक की आर्मी है। अगर पाकिस्तान के साथ वॉर किया जाए तो इस देश का बच्चा, बूढ़ा, युवा सभी इंडियन गवर्नमेंट के साथ है। तो फिर हर बार ऐसे ही कश्मीर का मुद्दा हो या आतंकवाद का मुद्दा हो, छोड़ना जरूरी नहीं है। पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए। वंस फॉर ऑल कश्मीर का मुद्दा सॉल्व होना चाहिए। जो कश्मीर का मुद्दा है, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इस देश में बहुत सारे पढ़े लिखे पॉलिटिशियन हैं, सब कुछ राजनीति जानते हैं, बाद में भी ये कश्मीर का मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर कश्मीर का मुद्दा खत्म हो गया तो फिर कहीं राजनेताओं की राजनीति ही खत्म हो जाएगी, इसीलिए इसको कंटिन्यू किया जाता है। बट आपको लगता है कि इसका कोई हमारे पास परमानेंट सोल्यूशन है कि जो टेररिज्म, जो अटैक होते हैं बार बार कश्मीर के ऊपर और ऑल ओवर इंडिया में, कहीं ना कहीं आप ले लो हमेशा ही हुए ही है पाकिस्तान की तरफ से, तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है कि टेररिज्म खत्म किया जाए? अगर अटैक की बात करें तो अक्षरधाम हुआ, अमरनाथ हुआ, पठानकोट हुआ, पुलवामा हुआ, अभी पहलगाम हुआ। मुझे अभी ये बात चुभ रही है काठी की तरह। मैं आपसे शेयर करूंगा कि सीज फायर किया, कोई बात नहीं, चलो हुआ। जो 3 लोग आए थे जिन्होंने धर्म पूछकर 27 लोगों को गोली मारी है, वो लोग आज भी आजाद हवा में श्वास ले रहे हैं। कैसे? क्यों? उनका हमने क्या बदला लिया? चलो पाप में जो सहभागीदार है उनको तो हम मारेंगे, लेकिन जिन्होंने पाप किया, जिन्होंने बेकसूर को मारा, वो आज भी जिंदा घूम रहे हैं। तो इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन है। मैंने बोला ना कि 4th रैंक की इंडियन आर्मी है हमारे पास पूरे वर्ल्ड में, तो हमको किसी के से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे ट्रंप तो हमारा घर नहीं चलाता, भारतीयों का घर नहीं चलाता। इंटरनेशनल प्रेशर ध्यान में रखा जाता है, लेकिन वंस फॉर ऑल सॉल्यूशन भी चाहिए। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हम पीओके बोलते हैं, राइट? तो पीओके में थोड़ी सी भी जगह हम नहीं ले पाए। इससे पहले भी कई सारे वॉर हुए पाकिस्तान के साथ, उसमें बंटवारा हुआ, बांग्लादेश का जन्म हुआ, तो ये सब वॉर हम देख चुके हैं, हमारी पीढ़ियां देख चुकी है पुरानी। तो इस वॉर में भी एक फाइनल कंक्लूजन होना चाहिए और आना चाहिए कि जिससे आने वाले दिनों में कोई भी टेररिस्ट इंडिया के सामने देखने से पहले, आतंकवादी देखने से पहले 100 बार सोचे। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान जो आतंकवाद से चलता है, आतंकवाद को पनाह देता है, वो देश कभी नहीं सुधरेगा।
आज उनको मौका दिया जाएगा तो इन फ्यूचर में भी वो हमारे साथ आतंकवाद के रिलेटेड अन्य एक्टिविटी करेंगे और कई हमले हमको सहन करना पड़ेगा। बट आपके हिसाब से जैसे इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अभी सब हम ही सोचेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी? हमारे पास रॉ एजेंसियां हैं, इंडियन इंटेलिजेंस है, करोड़ों रुपए हम खर्च करते हैं उनके पीछे। वो लोग, ये पहलगाम अटैक की बात कर रहा हूँ मैं, कि भाई जो कश्मीरी लोग थे वो बाहर गए, पाकिस्तान गए, 2 साल उन्होंने ट्रेनिंग ली, वापस आए इंडिया में और 27 लोगों को धर्म पूछ के गोली मारी। तो क्या कर रही थी इंडियन इंटेलिजेंस, इंडियन रॉ? तो ये सारे फैक्टर को कंसीडर करके उसको एक वंस फॉर ऑल सॉल्यूशन, वो है ही, सब भारतीयों का एक ही आवाज है, पाकिस्तान को निस्ते नाबूद किया जाए। सही बात। तो सॉल्यूशन है और मुझे पूरा भरोसा है इस देश की आर्मी के ऊपर कि वो कर सकती है। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? क्योंकि सबके ही दिमाग में कोई ना कोई एक रहेगा आइडिया कि हमें कोई बोलेगा पाकिस्तान को टेक ओवर कर लो, कोई बोलेगा पाकिस्तान कोई वर्ल्ड मैप से हटा दो। अभी तो ये भी ट्रेंड कर रहा है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप से हटा दो। तो सबके पास पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन है, तो हम क्यों पीछे हट रहे हैं? हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एक्शन क्यों नहीं लेते अगेंस्ट पाकिस्तान? मैंने बोला ना कि यहाँ पे गुड गवर्नेंस नहीं है। गुड गवर्नेंस यानी क्या? मैं आपको बोलूंगा कि मैंने पहले भी यही पॉडकास्ट में कहा कि अगर एक बार कश्मीर का और पाकिस्तान का मुद्दा खत्म हो गया तो कई लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी। सही बात। तो यहाँ पे गुड गवर्नेंस की बात यही है कि हमने पढ़ा है, कई बार सुना है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अभी करंट सिनेरियो में क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ द पॉलिटिक्स, बाय द पॉलिटिक्स एंड फॉर द पॉलिटिक्स, यानी कि जो भी ये राजनेता है, जो ये सारे प्रपंच राजनीतिक निर्णय लेते हैं, वो क्या करते हैं? सिर्फ अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने ही पॉलिटिक्स चलाते हैं, अपने ही घर परिवार के लोग पॉलिटिक्स में होते हैं, पूरी सिस्टम रन करती है उनके लिए। मैं गुजरात की आपको बात करूंगा कि अगर कोई एमएलए का बेटा मर्डर करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होती, क्योंकि वो विधानसभा में विधायक है, वो फोन करेगा तो सिस्टम उसके हिसाब से चलेगी। क्या पुलिस डरती है कि हम फाइल नहीं कर सकते इनके खिलाफ, एमएलए के या फिर कोई पॉलिटिशियन के? पुलिस कभी डरती नहीं है किसी से भी। पुलिस को चाहिए कुछ ना कुछ चाहिए, उसमें उसको होती है प्रमोशन की एक लालसा कि अगर हम एमएलए के खिलाफ कुछ करेंगे तो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, इन फ्यूचर हमको जॉब करने में प्रॉब्लम आएंगी। और उनको पग चंपी करनी होती है, कोई करवाता नहीं है, करनी होती है। अगर किसी को ईमानदारी से ही ड्यूटी करनी है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ट्रांसफर होगा। लेकिन मुझे ईमानदारी से ही ड्यूटी करनी है तो कोई भी जगह हो, मैं तो ईमानदारी ही ड्यूटी करूंगा। लेकिन क्योंकि उनको प्रमोशन की लालच है और जो भी नेता है उसका सेवक बन के रहना है, इसीलिए वो विधायक के इशारों पे काम करते हैं। हिनियस क्राइम है जिसको हम ग्रेव बोलते हैं हमारी लीगल लैंग्वेज में, कि मर्डर है, बलात्कार हुआ, वो सारे केसों में एफआईआर नहीं होती। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर होता है। आपने जैसे मेंशन किया कि जो टेररिस्ट है वो आज़ाद घूम रहे हैं और जिनकी जान, कितने लोगों की, 27 लोगों की जान चली गई है, बट टेररिस्ट तो आज़ाद घूम रहे हैं। तो क्या ऐसा होता है कि इज इट ट्रू कि टेररिस्ट कोई आके सबके सामने उसने गोलियां चला दी? सीसीटीवी फुटेजेस होते हैं हमारे पास उसका पूरा एविडेंस होता है, बट फिर भी अगर उनको पकड़ भी लिया जाए तो भी उनका केस सालों साल कोर्ट में चलता है। लॉयर केस भी ले लेते हैं उनका, जबकि पता है कि ये क्रिमिनल है, ये टेररिस्ट है, इन्होंने क्राइम किया है, सबके सामने क्राइम किया है और एविडेंस भी है, बट फिर भी वो केस सालों साल चलता है कोर्ट में। तो ऐसा क्यों होता है कि उसको कोर्ट सीधा, मतलब उनके अगेंस्ट में सेंटेंस क्यों नहीं सुना देती? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर लॉ एंड ऑर्डर, राइट? यानी कि हमारे लॉ में एक प्रिंसिपल है कि भाई हजारों अपराधी छूट जाएगा तो चलेगा, लेकिन एक मासूम को सजा नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कसाब की ही बात करूं तो उसको भी वकील असाइन हुआ था। हाँ, और उसको वकील कोई रहा नहीं था उसका वकील, क्योंकि फीस कौन देगा? कोई नहीं देने वाला था। लेकिन गवर्नमेंट ने ही अप्रोच किया और उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिला, सरकारी वकील मिला, और वो अपना डिफेंस उसने रजू किया। तो इस देश का कानून ऐसा मानता है कि हर एक को डिफेंस रखने की, यानी कि अपना बचाव रखने की स्वतंत्रता है। बट जब हमारे पास एविडेंस है कसाब के अगेंस्ट में,
और लॉयर भी कैसे रेडी हो जाते हैं उनके लिए लड़ने के लिए। देखिए, लॉयर, कोई भी लॉयर नहीं चाहेगा कि आतंकवादियों का केस लिया जाए, लेकिन वो केस इसीलिए लिए जाते हैं कि हम भगवान मानते हैं किसको, जस्टिस को, राइट। और वो हमें लिख के जब देना कि आपको इसका वकील रहना है, वो हमसे सजेशन ही लेते हैं, हमको ऑर्डर नहीं करते कि आपको रहना है, कि आप इसका केस लेना चाहोगे तो इट्स एन रिक्वेस्ट, इट इज नॉट एन रिक्वेस्ट, इट्स एन ऑर्डर। हम मानते हैं कि हमको रहना है। और मैंने कहा ना कि मैं नहीं रहूंगा तो कोई और रहेगा, लेकिन डिफेंस रखने का हर एक को अधिकार है, राइट टू जस्टिस। और इसके मैं अगेंस्ट में हूँ। पहले आपको बता दो कि मुझे लॉ एंड ऑर्डर नहीं पसंद। हम रिफॉर्मेटिव थियोरी ऑफ लॉ में मानते हैं, यानी कि कोई भी अपराधी है उसको जेल में रखो, उसमें बदलाव लाओ, वो भारत का जिम्मेदार नागरिक बने, फिर उसको छोड़ दो, चाहे पेरोल पे छोड़ो या XYZ तरीके से उसकी सजा माफी करके उसको छोड़ दो। ये थियोरी नहीं चलनी चाहिए। मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि बिल्डिंग है, उसका कंस्ट्रक्शन कोई भी इंजीनियर है बहुत अच्छा करेगा, लेकिन अगर उसमें यूज हुआ रॉ मटेरियल सीमेंट है, कंक्रीट है, अगर वो गलत हुआ, वो बैड क्वालिटी का हुआ, तो बिल्डिंग कभी टक नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि अगर देश कितना भी सक्षम हो, उसका लीडर कितना भी सक्षम हो, लेकिन देश को चलाने वाला लॉ एंड ऑर्डर अगर सक्षम नहीं है तो देश नहीं चलेगा। अगर आपको कोई ऐसा टेररिस्ट का केस दिया जाए, आपको पता है कि ये टेररिस्ट है, इसने इतना बड़ा क्राइम किया है, सबके सामने किया है, एविडेंसेस है, और फिर भी आपको अगर बोला जाए तो क्या आप उसका केस लड़ोगे? अगर जुडिशरी हमको रिक्वेस्ट भेजती है तो इट्स एन ऑर्डर फॉर अस, राइट। तो मेरा काम है कि जो भी जुडिशरी ने बोला है वो किया जाए। बट क्या आपको ये सही लगता है कि उनको सीधा सेंटेंस दे देना चाहिए? बट ऐसा नहीं होता है, उनके अगेंस्ट में केस लड़ा जाता है और सालों साल चलता है। तो आपको लगता है कि ये सही है? मैंने पहले ही बोला कि ये जो भी लॉ एंड ऑर्डर इंडिया में है उसके मैं अगेंस्ट में। आपने जो बोला ना, इट इज एन प्रिवेंटिव थियोरी ऑफ लॉ, जो आप बोल रहे हैं कि ऑन द स्पॉट सजा होनी चाहिए, कि एविडेंस है, फिर कौन सी ट्रायल। टेररिस्ट है, अगर कोई और है तो चलो ठीक है, कोई चोर है, किसी ने कुछ गलत किया है, तो हम फिर भी ठीक है, उनका अपील होता है, लड़ते हैं, ये सारी चीजें होती है। बट वो टेररिस्ट है तो उनको तो सीधी सजा होनी चाहिए। यस, दैट इज एन प्रिवेंटिव थियोरी ऑफ लॉ, कि जो भी क्रिमिनल है, जिसने जैसा क्राइम किया है, किसी ने मर्डर किया है तो उसका मर्डर होना चाहिए, जिसने बलात्कार किया है तो उस हिसाब से उसकी सजा होनी चाहिए, जिसने चोरी की है तो उसके हाथ काटे जाए। देयर इज एन प्रिवेंटिव थियोरी ऑफ लॉ, तो उसका यूज होना चाहिए इंडिया के अंदर। क्योंकि मुझे नहीं लगता, मैं ऐसा मानता हूँ, वंस और ट्वाइस क्रिमिनल इज एन ऑलवेज क्रिमिनल। कोई भी इंसान भारत देश के अंदर अगर जेल में जाता है तो बाहर कभी भी वो रिफॉर्म होके नहीं आएगा कि भाई अच्छा नागरिक बन जाएगा, राइट। तो प्रिवेंटिव थियोरी ऑफ लॉ होनी चाहिए, लेकिन वो कभी नहीं होगी। उसका रीजन है कि जिसको हम चुन के विधानसभा में भेजते हैं, जो कानून बनाते हैं, अगर प्रिवेंटिव थियोरी ऑफ लॉ आ गई तो उनके ही बच्चे जेल में जाएंगे, उनके ही बच्चों को फांसी होगी। क्योंकि हद से ज़्यादा क्राइम में कोई इन्वॉल्व हो तो पॉलिटिकल कनेक्शन वाले लोग और पॉलिटिकली कनेक्शन वाले लोगों की फैमिली ही होती है। आपकी नज़र में हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा लूपहोल क्या है? मैंने अभी बोला ना कि पॉलिटिकली लोग मोरल एथिक्स के साथ काम नहीं करते। हमारा लॉ एंड ऑर्डर और स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करूँ, उसमें बहुत सारे प्रावधान है, लेकिन वो सारे प्रावधान सिर्फ किताब में रह गए। एक देश को हम डेमोक्रेसी कैसे बोलेंगे, एक सिस्टम को वेल एंड ऑर्डर मेंटेन सिस्टम कैसे बोलेंगे, कि उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, कि हर एक व्यक्ति को वाणी और अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए, सच्चा को सच्चा और झूठे को झूठा बोल सके, ऐसी आज़ादी मिलनी चाहिए। अभी आप देखोगे कि कोई भी सिनारियो में हो, वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो या भाजपा की हो, अगर आप विरोध करने जाओगे तो 5 मिनट में पुलिस का डब्बा आएगा, आपको वो वाहन में बिठाया जाएगा और डायरेक्ट जेल में डाला जाएगा। तो वो विरोध नहीं कर सकते। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया, अब मुझे पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, लेकिन जैसे ही टैरिफ लगा वहाँ पे विरोध हुआ, और मुझे अच्छा लगा वो देख के कि जैसे लोग विरोध कर रहे थे, रैली निकाल रही थी, तो उसको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो जो लोग विरोध करते हैं उसको पुलिस प्रोटेक्शन देती है अमेरिका के अंदर, और इसीलिए वो महासत्ता है। हम बस ऐसी बातें कर रहे हैं कि हमको महासत्ता बनना है, लेकिन विरोध को हम टॉलरेंस नहीं कर सकते। तो कौन सी महासत्ता, कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, वो तो है ही नहीं। इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, यानी कि कानून की समानता। जो कानून गरीब को लगता है वो वही कानून प्राइम मिनिस्टर को लगता है,
लेकिन यहाँ पे अगर नेता की रैली तो छोड़ो, अगर नेता की बेटी की गाड़ी होगा, उसका कजिन ब्रदर उसकी गाड़ी होगा, तो पूरे काले शीशे वाली गाड़ी रखेगा, नंबर प्लेट नहीं रखेगा, उसमें बोर्ड लगाएगा कि एमएलए। तो यहाँ पे कानून की कोई समानता नहीं है। अगर आप जेल में जाओगे तो आपको सबके लिए सेम लॉ नहीं है। सेम लॉ नहीं है। अगर आप जेल में जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि कई गरीब लोग, उनका छोटा सा अपराध है, कई छोटी मोटी चोरी की है और सालों से जेल में बंद है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है अच्छा वकील रखने के लिए, उनके पास पैसा नहीं है जो खर्च कर सके। अगर पैसा नहीं है तो फिर तुमने क्राइम कौन सा भी किया हो, आपको जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आपने बलात्कार किया है, मर्डर किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा वकील रखो, बाहर निकल जाओ। तो इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन नहीं है। इसीलिए इस देश में जो भी गवर्नमेंट चलती है उसको गुड गवर्नेंस कभी भी नहीं कहा जाता। आप करप्शन के अगेंस्ट में स्टैंड लेते हैं एंड पुलिस से लड़ते भी हैं, पुलिस से क्वेश्चंस भी करते हैं। आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई थ्रेट्स मिले हैं, कोई डराने वाला आपको कॉल आया हो या मैसेज आया हो कि अभी बंद कर दो जो कर रहे हो, ये सब चीजें, ऐसा कभी हुआ है? मैं गुजराती लोक साहित्य पढ़ता हूँ, उसमें एक काव्य है मुझे अच्छा लगता है कि मोतीडा एरंडिये ओराय माथे घण केरा घा फूटे एने फट्टा किया केवाय खरानी खरू खरे खबरू था। मीनिंग उसका है कि जब मुझे थ्रेट मिलते हैं, मुझे जान से मारने की धमकियां मिलती है, तब मुझे ये पंक्तियां याद आती है कि बस यही तो चैलेंज है, इसको तो एक्सेप्ट करना है। सिस्टम में अगर डर के रहना है तो फिर वजूद क्या है हमारा। कई सारे लोग हैं जिनकी कोई आवाज ही नहीं है, पुलिस स्टेशन में उनके साथ ब्रूटैलिटी होती है, रोड पे उनके साथ ब्रूटैलिटी होती है, कोई गाली गलौज करके चला जाता है, लेकिन उनके पास वॉइस नहीं है। जब मैं वॉइस बना तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो क्यों आवाज नहीं उठाते। अगर आवाज उठाई जाएगी तो उसको दबाने के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं। आपके ऊपर फॉल्स फैब्रिकेटेड एफआईआर होगी, आपको थाने ले जाएगा, आपको टॉर्चर किया जाएगा, आपको कोर्ट कचहरी के धक्के काटने हैं। तो फिर इसीलिए कोई सामान्य इंडिविजुअल इस देश में आवाज नहीं उठाता, लेकिन किसी को तो उठानी पड़ेगी ना। तो उस थ्रेट्स को परे हुए जो भी अटैक मेरे ऊपर हुआ उसको भी नजरअंदाज करते हुए हम आगे बढ़े और इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़ते गए, क्योंकि आवाज तो सबके पास थी लेकिन दबी हुई थी। कोई एक व्यक्ति मिला कि ठीक है चलो ये इंसान है, ये हमारी आवाज बन सकता है। आज हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हुए, इसीलिए क्योंकि उस थ्रेट को हमने कभी कंसीडर नहीं किया कि चलो अगर कुछ अच्छा करना है। आपको ऐसा डर लगा है कि कुछ हो गया, कुछ मुझे जेल हो गया अगर मैंने ऐसे कुछ किसी के ऊपर कमेंट किया तो? देखिए, वीर भगत सिंह को आइडल मानता हूँ, मेरे बाजू में उनकी तस्वीर हमेशा लगी रहती है, तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि क्या होगा, क्योंकि 23 साल की उम्र थी जब उनको फांसी हुई। उनका लास्ट वर्ड था इनकलाब जिंदाबाद, कि मैं रहूं या ना रहूं लेकिन क्रांति रहनी चाहिए, क्रांति अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद का मतलब है। तो बस यही एक थॉट है कि क्रांति रहनी चाहिए। इस देश में जब भी कुछ गलत होगा, सामान्य लोगों, गरीब लोगों को कोई हैरान परेशान करेगा, तो आवाज उठाने के लिए कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। और उन्हीं का एक कोट्स है जिसको मैं मानता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यानी कि अब इस देश के लिए अगर कुर्बान होना पड़े, माटी में मिलना पड़े तो हमें मंजूर है, लेकिन इस देश के लिए हम कभी पीछे हट नहीं करेंगे, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, और देश के लिए जो भी कुछ अच्छा लगे, इस देश के लोगों के लिए जो भी कुछ अच्छा लगे वो हम करते रहेंगे। आप अपना आइडियल किसको मानते हैं कि आप किससे इंस्पायर होते हैं? आपने जो एक स्टैंड लिया है करप्शन के अगेंस्ट में, तो कोई है आपका ऐसा इंस्पिरेशन जिनसे आप इंस्पायर होते हैं? मैंने अभी बोला कि मेरा आइडल और इंस्पिरेशन वीर भगत सिंह है। और करंट सिनेरियो में अगर प्रेजेंट सिचुएशन में हम बात करें तो 80 करोड़ गरीब है इस देश के अंदर, और गुजरात के अंदर जो भी ये सारे गरीब बेसहारा लोग हैं जिनका कोई वॉइस नहीं है, जिनको हरदम भ्रष्टाचार के अंदर पीसा जाता है। अगर कोई कचहरी में जाए तो धक्के पे धक्के दिए जाते हैं कि भाई कल आना, परसों आना, आपका काम नहीं होगा। गांधी जी चले गए, लेकिन जब तक आप गांधी जी स्वरूप नोट नहीं देंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। तो बस यही एक मेरा मोटिवेशन है कि इनके लिए काम करना है, इनके लिए आगे बढ़ना है और इनका कुछ अच्छा भविष्य बनाना है। आप एक एडवोकेट हैं, कभी ऐसा हुआ है कि किसी क्रिमिनल का आपने केस लिया हो और उनको डिफेंड किया हो? आपको पता है वो क्रिमिनल है बट आपने उनको डिफेंड किया हो जो ऑलरेडी कोई गिल्टी है। देखिए, जो भी फरियादी होता है ना उसको सरकारी वकील मिलता है, उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एज एन प्राइवेट वकील हमारा काम ही है आरोपियों को डिफेंड करना।
अगर वो नहीं करेंगे तो हमारा घर नहीं बट चलेगा। सोचो अगर कोई मर्डर है आपके पास आता है, आपको बोलता है कि हमें डिफेंड करो, राइट, तो आप करेंगे उसको? हमारा काम ये सोचना कभी है ही नहीं कि कौन गुनहगार है, वो कौन डिसाइड करेगा, वो जज डिसाइड करेंगे। हमारा काम है जो भी एविडेंस हमको मिलते हैं उसको पढ़ना, उसमें जो लूप होल्स है उसको यूज करना और किसी का डिफेंस यानी कि बचाव करना। देखिए यहाँ पे कई बार ये मिसकंसेप्ट होता है और कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई पुलिस तो पकड़ती है, छुड़ा के तो वकील लेके जाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि देयर इज एन प्रोफेशनल एथिक्स। एक रूल है एडवोकेट एक्ट के अंदर, कानून बनाया गया है कि वकील का काम ये नहीं है कि कौन गुनहगार है, वकील का काम है सिर्फ और सिर्फ डिफेंस बट करना। क्या कोई लॉयर का ऐसा मॉरल नहीं होता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है? यस lawyer का? यस, मोरल होगा, सभी का मोरल होता है, और मोरल और एथिक्स ये हमें कहता है कि आपको केस लड़ना है। मर्डर है तो राइट, क्योंकि ये कानून बनाया गया है। मैंने बोला ना कि सारे वकीलों को विधानसभा में बिठा दो, कानून ही बदल जाएगा। अगर कानून बदलेगा, मैं तो कहता हूँ कि ट्रायल नहीं होनी चाहिए, जो भी हिनियस क्राइम करते हैं उनको डायरेक्ट सजा ही होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए कानून होना चाहिए। और कानून कौन बनाते हैं? जिनको हम वोट देते हैं, जिनको हम चुनते हैं और विधानसभा में बैठाते हैं, लोकसभा के अंदर उनको पहुंचाते हैं, वो कानून बनाते हैं। वो कभी अच्छा कानून बना नहीं सकते, तो फिर हमारे पास मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है कि हमको लड़ना है बस। किसी के साथ कुछ फ्रॉड होता है या लेट्स से कुछ गलत होता है, तो एक लास्ट होप होती है कि हम पुलिस के पास जाए या लॉयर के पास जाए, हमें इंसाफ मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। बट कुछ सेट ऑफ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पहले ही सोचते हैं कि नहीं, पुलिस के पास जाओ, लॉयर के पास जाओ, हमें लूट लेंगे, उनके पास जाके कोई मतलब नहीं है। तो क्या ऐसा होता है कि सच में पुलिस और लॉयर के पास हमें जस्टिस नहीं मिलता, या फिर सब जगह पर करप्शन है? इस देश के सारे डिपार्टमेंट में करप्शन है, और ये बात भी सच है कि लोग दूर रहते हैं जुडिशरी से, पुलिस से, वकीलों से, क्योंकि अभी हाल की जो लॉ एंड ऑर्डर है, जुडिशरी है, उसमें किसी को न्याय नहीं, तारीख पे तारीख ही मिलती है। और ये सच बात है, सिर्फ फिल्मों में ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 साल तक केस चलते हैं। इस देश के अंदर आज 5 करोड़ से भी ज्यादा केस पेंडिंग है। उसका रीजन यही है कि इस देश के कानून के अंदर ऐसा कुछ रखा ही नहीं है कि किसी को क्विकली न्याय मिले। मैं ऐसा बोलता हूँ कि उसको न्याय नहीं बोलते। 5 करोड़ केस अगर पेंडिंग है, इसका मतलब ये है कि आपने 5 करोड़ लोगों के साथ अन्याय किया है। बिल्कुल राइट। तो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म की आवश्यकता है, एक स्ट्रॉन्ग कानून की आवश्यकता है। और मैं मेरी फील्ड को ऐसा मानता हूँ कि मेरी फील्ड जो वकालत की है वो कभी प्राइवेट होनी ही नहीं, उसको सरकारी बना दे, नेशनलाइजेशन कर देना चाहिए कि कोई भी वकील है वो प्राइवेट वकीलात नहीं कर सकता। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसकी फिक्स सैलरी है। अगर मेरी फिक्स सैलरी है तो मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ अच्छा काम करना, डिफेंस करना, बचाना या और लड़ना। बट आपने जैसे कहा कि करप्शन हर जगह है, तो अगर प्राइवेट ना हो और अगर गवर्नमेंट के थ्रू हो तो वहाँ पे भी तो फिर करप्शन होगा। देयर इज सम चांसेस, लेकिन उसके लिए हमारा अभी एंटी करप्शन लॉ है ना, एंटी करप्शन ब्यूरो भी है इस देश के अंदर। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो क्या करता है? खुद करप्शन करता है। राइट। तो ऐसी एजेंसियां होनी चाहिए जिसका मॉरल और एथिक है। राइट। पहले के जमाने में हम जब छोटे बच्चे थे ना, तो हम ऐसा सोचते थे कि झूठी माँ की कसम नहीं खानी चाहिए। राइट। बच्चे थे तभी ये सोचते थे, यानी कि तब हमारे में कुछ मॉरल एथिक्स थे कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो एक मॉरल और एथिकली रिफॉर्म होना चाहिए सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, कि सच क्या है, झूठ क्या है, और एक मिनिमम सैलरी। करप्शन को कोई बढ़ावा देता है ना, तो होती है सैलरी, मिनिमम सैलरी। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तो बात करें 10,000, 20,000, 50,000, आधुनिक युग में 50,000 सैलरी कुछ भी नहीं है। तो अगर उनको इतनी सैलरी दी जाएगी, उनको मॉरली और एथिकली स्ट्रॉन्ग किया जाएगा तो हो सकता है। लेकिन वो सोचने की कैपेसिटी जो आज के पॉलिटिक्स में मुझे नहीं दिखती। सैलरी की बात कर रहे हैं तो इंडिया में लॉयर की सैलरी क्या होती है? लॉयर कितना तक कमा सकते हैं? जनरली सैलरी 50,000 से लेकर 1 लाख तक होती है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। राइट। लेकिन जो प्राइवेट की बात करूँ तो उनको तो 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ कुछ भी। एक दिन में इतना कमा दिन में सकते केस की फीस होती है। ऐसा कोई लॉयर होते हैं जो दिन में 1-1 करोड़ कमाते हो? होते सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, लेते ही 1-1 करोड़ हियरिंग फीस लेते हैं, 20 लाख 30 लाख ऐसे लेते हैं, तो हो सकती है। आप करप्शन एक्सपोज करते हैं, तो क्या सारे पुलिस ऑफिसर करप्ट है? आपने कभी कोई ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर को नहीं देखा? देखो, एक कहावत है ना हमारी कि 100 में से 90 बेईमान
फिर भी मेरा भारत महान। तो इसका मतलब है कि 10 ईमानदार हैं। जब भी मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बेबस होता हूँ, लाचार होता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ तो कुछ लेना देना नहीं है, ये सब पैसे कमाने की मशीन है, तब मैं दोनों आंखें बंद करता हूँ और वीर तुकाराम ओमले को याद करता हूँ। 26/11 के वो पुलिस ऑफिसर जो मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, 26/11 को अटैक हुआ, उनके साथ वो अनाम थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था, उनके साथ एसीपी डीसीपी लेवल के पुलिस कर्मचारी थे जिनके पास हथियार थे। फिर भी वो अजमल कसाब की गाड़ी के पास गए, उसका दरवाजा खोला, अजमल कसाब की AK-47 अपने दोनों हाथों से पकड़ा। कसाब ने गोलियां चलाई, उनके सीने के आर पार गोलियां चली गई, फिर भी उन्होंने कसाब की AK-47 नहीं छोड़ी और अजमल कसाब को रंगे हाथों पकड़ा, जीवित पकड़ा। तो ऐसा जब हम सोचते हैं कि इस देश में ऐसे भी पुलिस ऑफिसर है जो हमारी सेवा के लिए, हम सुरक्षा से, हम शांति से सो सके, अपनी जान की कुर्बानी देते हैं, तो ये ईमानदार लोग हैं पुलिस डिपार्टमेंट में भी, जिसके कारण हम शांति से स्टूडियो में इंटरव्यू कर रहे हैं, राइट? तो यही सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन है जो हमें निराश नहीं होने देते कि नहीं, चाहे कितने भी बेईमान हो लेकिन ईमानदार है। और मेरे ये तो एक नैरेटिव चलाया गया है कि मैं पुलिस के खिलाफ हूँ, एंटी पुलिस व्यक्ति हूँ। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम भी देखेंगे तो बहुत सारे पुलिस के अच्छे काम के भी वीडियो है। ऐसा नहीं है कि हमेशा पुलिस ही गलत होती है, पुलिस गलत काम ही करती है। अगर पुलिस सभी जगह पे गलत होगी तो लॉ का इन्फोर्समेंट कभी नहीं होगा। सारे लोग एक जैसे नहीं होते, एक जैसे नहीं हर जगह कोई भी डिपार्टमेंट है। 100 में से 90 बेईमान है, मैं आपके पॉडकास्ट में से कह रहा हूँ, लेकिन 10 ईमानदार भी है। बिल्कुल। तो ऐसा होता है कि पुलिस स्टेशन में एक टॉर्चर किस डिग्री तक होता है? मतलब कि अगर जो पुलिस के ऊपर प्रेशर है कि कुछ फाइल रिपोर्ट करना है कि अभी क्या अपडेट है कोई भी XYZ क्राइम के ऊपर, तो क्या ऐसा होता है कि पुलिस डरा धमका कर, टॉर्चर करके गुनाह कबूल करवाती है? ऐसे बहुत सारे केस कि पुलिस मतलब ऐसा होता है जो हम मूवी में देखते हैं, टॉर्चर करके पूछते हैं कि ये तुमने किया, एक्सेप्ट करो, तो एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा होता है? होता है। पुलिस के पास पावर है, वो कानून का भी पावर है, लाठी का भी पावर है। तो पुलिस टॉर्चर करती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, और गुनाह कबूल करवाती है, कोई बेगुनाह को भी हो सकता है। क्योंकि अगर उसके पास देने के लिए पैसा नहीं है और सामने वाली जो पार्टी है उसके पास पैसा है, तो फिर से ये देश तो चलता है पैसों पे, राइट? तो पुलिस गुनाह कबूल करवाती है, पुलिस टॉर्चर करती है, पुलिस कन्फेशन रिकॉर्ड करती है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि पुलिस जो भी कन्फेशन रिकॉर्ड करती है वो कोर्ट के सामने मान्य नहीं है। अच्छा। हाँ, कोर्ट में अलग से कन्फेशन आपको देना है अगर आपको गुनाह कबूल है तो अगर वहाँ पे जो विक्टिम है वो बोले कि नहीं मुझे टॉर्चर करके ये गुनाह कबूल कराया गया है, तो कोर्ट उनका रखती है उनकी कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं है, वो नल एंड वॉइड है। अगर कोई भी टॉर्चर करके कन्फेशन लिया जाए, गुनाह कबूल किया जाए, तो कोर्ट में वैलिड नहीं। मतलब उसने कन्फेशन तो किया, पुलिस ने लिखा, सिग्नेचर हुए, सब कुछ हुआ, बट जब वो इंसान कोर्ट में जाके बोलता है कि मुझे टॉर्चर करके कन्फेशन कराया गया, तो कोर्ट उसकी बात को वैलिड रखता है। मतलब कोर्ट उसको ट्रस्ट करता है कि ये चीज़ हुआ। इसके लिए लीगल प्रावधान ऐसा है कि अगर कोई भी व्यक्ति जज के सामने ऐसा बोलेगा कि पुलिस ने मुझे टॉर्चर किया, तो जज का काम ये है कि उसको सिविल भेजा जाए, कोई भी मेडिकल हॉस्पिटल भेजा जाए, उसका MLC यानी कि मेडिकल लीगल केस करवाया जाए, और जो भी पुलिस वाला ने उसको मारा है उसके खिलाफ क्रिमिनल इंक्वायरी दर्ज की जाए और आगे प्रोसेस होगी। जैसे भी मारा है, लकड़ी से मारा है तो उस हिसाब से, थप्पड़ मारी है तो उस हिसाब से लीगल प्रोसीडिंग होगी। ऐसा प्रावधान कानून के अंदर है, ऐसा प्रैक्टिकली होता है ऐसा मैंने नहीं बोला, राइट? क्योंकि अभी करंट सिनारियो में अगेंस्ट जुडिशरी भी चला जाएगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सच है वो है। और भारतीय प्रावधान 19(1) मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, तो मैं बोलूंगा कि करंट सिनेरियो में ऐसा चलता है कि जो भी जुडिशरी में बैठे जज है उनको केस डिस्पोजल में इंटरेस्ट, कि केसों के कैसे निकाला जाए। जैसे जैसे केस कम होगी उसका प्रमोशन होगा, अगर केस का निकाल नहीं करेंगे तो प्रमोशन नहीं होगा, राइट? तो क्रिमिनल इंक्वायरी दर्ज की, तो इसका मतलब फर्क नहीं पड़ता कि किसी विक्टिम को भी सजा हो रही है। अगर क्रिमिनल इंक्वायरी दर्ज होगी तो उसका मतलब है कि और एक केस बढ़ा, तो जज का बर्डन बढ़ा। तो ये लीगली प्रैक्टिकली होता नहीं है, लेकिन अगर कोई चाहे तो करवा सकता है, पुलिस के सामने भी केस रजिस्टर होता है।
अच्छा, आप लॉयर हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि जज भी मिले हुए होते, जज भी करप्ट होते, और आपको भी ऐसे कभी बोला हो कि चलो जाने दो, अभी इसका क्या बोलते हैं, समाधान करते हैं, इसका सोल्यूशन लेके आते हैं? रिसेंट ही एक हाई कोर्ट के जज है, उनके घर में फायर हुआ था। फायर टीम ने 12 करोड़ कैश बरामद किया है, राइट। वो मुद्दा पता नहीं मीडिया में आया ना आया, दब गया। तो बात यही है यहाँ पे कि अगर जज का सैलरी एनुअली हम सेविंग 12 लाख, मंथली 1 लाख, एनुअली 12 लाख कैलकुलेट करें तो 1 करोड़ होने में 10 साल चला जाएगा। उसकी पूरी सैलरी अगर वो सेविंग में डालता है तो भी, राइट। तो अगर 12 करोड़ वो ऑफिशियली फिगर आया, अनऑफिशियली कितना होगा हमको नहीं मालूम। तो जज के घर से अगर इतनी रकम मिलती है तो एक सोचने वाली बात है। यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, कि भाई स्वतंत्रता से जजमेंट देती है, स्वतंत्रता से किसी को सुनती है। तो ऐसा अभी जुडिशरी में नहीं रहा। कहीं ना कहीं बहुत सारे केसों में जहाँ पे पैसा ज़्यादा मिलता हो उसमें तरफेण की जाती है किसी भी आरोपी या फरियादी की। आपसे बात करके तो अभी लग रहा है, एक डर लग रहा है कि जज भी अगर करप्ट होते, लॉयर करप्ट होते, पुलिस करप्ट होते, तो हम किस पे भरोसा करें, किस पे ट्रस्ट करें जस्टिस के लिए? हमें जस्टिस कहाँ मिलेगा फिर? लोगों को ये सोचना पड़ेगा। आपने कहा ना कि तो फिर चेंज कैसे होगा, और लोग जाएंगे तो जाए कहाँ, गरीब व्यक्ति कहाँ पे जाएगा? तो इसके लिए हमारे पास बस एक ही पावर है, वो है वोट, जो हम डालते हैं। क्या देख के, ये मेरी ज्ञाति का है, मेरी जाति का है, मेरे धर्म का है, या फिर ये कौन सी पार्टी का, चाहे उस इंसान को, उस उम्मीदवार को आप जानते हो या ना जानते हो, आप वोट डालते हो, राइट। तो हमको अपनी वोटिंग पावर को समझनी पड़ेगी कि हम वोट उसको दे जिसको हम जानते हैं, जो हमारे काम करता है, जो हमारे एरिया में किसी गरीब की मदद करता है, राइट। ऐसे इंसान को हमने वोट डाला। ऐसा पढ़ा लिखा इंसान, एक क्रिमिनल आके गुंडे जो अभी विधानसभा में और लोकसभा में बैठे हैं, उनको हटा के जब अच्छे इंसानों को विधानसभा और लोकसभा में बिठाया जाएगा तो वो सोचेगा कि हमें गरीब कल्याण के लिए क्या करूं, मैं इस देश का भला होने के लिए क्या करूं। तो तब देश का कल्याण होगा, जुडिशरी का कल्याण होगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, अच्छा कानून आएगा, और अच्छा कानून आएगा तभी ये सारी परिस्थितियां है उसमें चेंज आएगा। आप किसको वोट देते हैं? देखो, वो तो राइट टू कर सकते, करना वो चाहिए तो राइट टू प्राइवेसी है, राइट। कि भाई मतदान ये गुप्त दान, राइट। तो वो तो हम नहीं कह सकते हम किसको वोट देते हैं, लेकिन मैं जब भी वोट देता हूँ तो पार्टियां तो होती है, लेकिन उसके सबके नीचे एक नोटा का ऑप्शन भी होता है, नन ऑफ द अबव, राइट। तो उनमें से मैं कभी भी सिलेक्ट करता हूँ कि जब मुझे लगता है कि 5 है या 6 लिस्ट में ये सारे चोर है, तो मैं कभी भी ये पसंद नहीं करूँगा कि चोरों को चुना जाए। चोरों को घर पे बिठाना है और एक अच्छे इंसान को पहुंचाना। सही बात है, ये सबको मैसेज लेना चाहिए कि हमको ऐसा नहीं है कि बस देना ही है किसी ना किसी को, हम ये भी सिलेक्ट कर सकते कि नन ऑफ द अबव। अभी तक लोगों में एजुकेशन नहीं है, इतना अवेयरनेस भी नहीं है कि हमें किसको एग्जैक्टली वोट देना चाहिए, और वोट हमें क्या सोच कर देना चाहिए, कि किस चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए वोट देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इसके ऊपर कि क्या सोच के हमें वोट देना चाहिए? वोटिंग के मामले में ये कहना चाहूँगा कि लोगों को वो समझ ही नहीं है, और समझ नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन समझाया नहीं जाता। एजुकेशन की अभी अपने बात की इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर इस देश के अंदर हम सोचे तो हर एक इंसान अपने बच्चों को प्राइवेट एजुकेशन ही देता है। और अगर एजुकेशन में सिस्टम की बात करें तो 1 से 10 स्टैंडर्ड तक हम यही पढ़ते हैं कि बाबर कब आया था, गया था, वही मैथमेटिकल फॉर्मूला जो ज़िंदगी में कभी काम नहीं आता है। मैं पहले से मानता हूँ इस देश के अंदर जो हमारे ऊपर थोपा जाता है वो है लॉ एंड ऑर्डर। इस देश की एजुकेशन सिस्टम के अंदर लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। 8वीं में जब बच्चा है तो हर एक साल उसको एक कानून का सब्जेक्ट सिखाया जाना चाहिए। जब तक वो ग्रेजुएशन करके सिस्टम में से बाहर निकलेगा इस देश के सारे कानून वो जानता होगा, जो मेजॉरिटी हर एक इंसान को रूटीन लाइफ में काम आता है। अगर वो कानून जानता होगा ना, अभी आप सोचिए कि भाई देखो हम कैसे सिस्टम के सामने बात कर सकते हैं, ऐसे बेबाक हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हम कानून जानते हैं। हम प्राइम मिनिस्टर को भी क्वेश्चन पूछ ले, हमको नहीं डर लगता। क्यों? क्योंकि हम कानून जानते हैं। इस देश का इंसान जब पढ़ा लिखा कानून का जानकार होगा, उसको पता होगा कि सिस्टम कैसे चलती है। ये लोग हमको बांटते हैं धर्म के नाम पे, जाति पे, ज्ञाति पे। क्यों? क्योंकि वोटिंग के लिए, राइट।
तो जब इस देश का युवा जागरूक होगा, शिक्षित होगा, एजुकेशन सिस्टम को और कानून को समझता होगा, तब वो अपने वोटिंग पावर को समझेगा कि बस मुझे वोट जाति, ज्ञाति और पक्ष को देख के नहीं डालना है। मुझे वोट मेरे एरिया का कोई अच्छा आदमी कौन है जो मेरे कॉर्पोरेटर बन सकता है, कौन विधायक बन सकता है, कौन सांसद बन सकता है, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। तो उसमें भी एक कंपटीशन होगा। क्या कंपटीशन होगा? काम करने का कंपटीशन, कि देखो मुझे वोट चाहिए। तो अभी लोग इलिटरेट नहीं है कि बस ऐसा ही वोट आंख बंद की और डाल दिया, नहीं, अब लोग सोचेंगे और डालेंगे तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। तो फिर उसमें भी कंपटीशन होगा और ऑटोमेटिकली वोटिंग सिस्टम में चेंज आएगा। बट आपको लगता है कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे वोट दिया जाता है? दोनों तरफ से, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सारे जितने भी मैक्सिमम रिलीजन हैं इंडिया में, या सिर्फ रिलीजन के वाइज लोग चूज करते कि हमारा लीडर ये होना चाहिए? अभी आप बात की ना रिलीजन की, हिंदू मुस्लिम, तो अभी वॉर चल रहा था तो एक होने की बात चल रही थी। तो मुझे सोचा कि भाई हिंदू के अंदर भी हम अगर जाए तो उसमें भी कितना मराठा आता है, राजस्थानी, गुजराती में भी अगर आप जाओगे तो भी आहिर, भरवाड़, पटेल के अंदर भी आप जाओगे तो लेवा पटेल, गुलवाड़िया पटेल, हलारी पटेल, कड़वा पटेल, सब तो राइट, तो डिवाइडेड है। और हमारा एक डिवाइडेड बट यूनिटी, ऐसा एक कोट्स है, लेकिन यूनिटी कभी दिखती नहीं है। वो सब बातों में है कि हम सब एकजुट है, एक साथ है। डिवाइड करो और राज करो, ऐसा कंसेप्ट है। डिवाइड एंड रूल ब्रिटिश जो लेकर आए। हाँ, तो ये पॉलिटिक्स में कंसेप्ट अभी भी चल रहा है। जब भी इलेक्शन आना होता है तब एक सर्वे किया जाता है कि कौन से कास्ट की बहुमति है और उसके हिसाब से टिकट दी जाती है, ना कि कौन व्यक्ति है जो युवा है, जो पढ़ा लिखा है, जो लोगों के काम करता है। इस हिसाब से टिकट की बंटवारी नहीं होती। टिकट की बंटवारी कास्ट के हिसाब से होती है। तो इस देश में कास्टिज्म सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए है। तो एक सिस्टम चेंज होनी चाहिए कि हमारी एलसी के अंदर एक सेकंड कॉलम आती है, व्हाट इज योर कास्ट एंड रिलीजन, राइट? तो निकलनी चाहिए। अभी एट्रोसिटी का रूल है, बताया ना आपको, कि अगर किसी भी पछात वर्ग के लोगों को हम कास्ट पूछे तो फिर केस होता है, जेल में जाना पड़ता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जामीन नहीं मिलेगा। तो सभी ज्ञाति के लिए यही रूल होना चाहिए कि किसी की कास्ट कभी पूछनी ही नहीं है। अगर कास्ट की बात आई तो फिर कास्टिज्म आया ना। तो फिर लेकिन ये जो चोर को हमने बिठाया है वो तो विधानसभा में ऐसा कोई कानून लाएंगे नहीं ना, क्योंकि उनसे तो इनका राजनीति पूरी चलती है। तो डेफिनेटली बात है, अगर कोई अच्छा इंसान जब जाएगा तो ये सारे चेंज होंगे। आपके ऊपर रिसेंटली एक अटैक हुआ था अभी कुछ टाइम पहले ही, तो आप उसके बारे में बताइए कि क्या एग्जैक्टली हुआ था, किसी ने करवाया था या क्या एग्जैक्टली था? देखिए, रिसेंटली ही डीजीपी का एक परिपत्र कि कोई भी पुलिस कर्मचारी काले शीशे वाली नंबर प्लेट, विदाउट नंबर प्लेट की गाड़ी नहीं रखे। और मैं लॉ एंड ऑर्डर में मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने कहा ना कि मैं रूल ऑफ लॉ को फॉलो करता हूँ, कि कानून राजाओं का भी राजा है, कानून के ऊपर कोई नहीं। तो जब भी मैं देखता हूँ कि जिनका काम लॉ एन्फोर्समेंट करना है, यानी कि कानून का पालन करवाना है, वो खुद कानून का पालन नहीं कर रहे। तो मैंने देखा कि पर्वत पाटिया पे एक काले शीशे वाली विदाउट नंबर प्लेट की गाड़ी है। हम वहाँ पे गए, हमने लाइव किया, हमने 100 नंबर पे फ़ोन किया। हाँ, देखिएगा कि हमने 100 नंबर पे फ़ोन किया कि यहाँ पे एक विदाउट नंबर प्लेट की काले शीशे वाली गाड़ी है। और जो वहाँ पे अंदर पुलिस कर्मचारी था, पता नहीं उनका ईगो हट हुआ क्या हुआ हो, उन्होंने फ़ोन किया, उसके जो भी गुंडे होते हैं उनके साथ मिलके जो भी काम करते हैं वो दलाल बिचौले, हाँ जी, पुलिस भी गुंडे रखती। अच्छा। तो उन्होंने गुंडे को बुलाया और हमने पुलिस को बुलवाया। वो आए, उन्होंने स्टोन से पत्थर लिया, मेरे ऊपर अटैक किया गुंडों ने। हाँ जी, उसके भी पुलिस वाले के वो सागरित अटैक किया। फिर हम अगेन पुलिस के साथ ही पुलिस थाने गए, पुलिस के सामने ही कंप्लेन लिखवाने। इतना हम कानून को मानते हैं। पुलिस थाने गए, हमारी एफआईआर ली गई। और ठीक है, सिस्टम हमको हथौड़ा मारती है और हम सीखते हैं हर बार कि क्रॉस एफआईआर हमारे ऊपर दर्ज की गई। मेरे ऊपर रायोटिंग की एफआईआर की गई कि अच्छा। मैं अपने गुंडे को लेके गया था वहां पे मारपीट करने, पुलिस कर्मचारी को मारने, उसकी ड्यूटी को इंटरप्ट करने, और मैंने उन लोगों को मारा है। हकीकत में मारा गया था हमको। तो ये इंसिडेंट हो, इससे पहले भी मेरे ऊपर अटैक हुआ था। हर बार मेरे ऊपर क्रॉस एफआईआर की जाती है
वो चाहे एट्रोसिटी हो, पुलिस को मारा, पुलिस को धमकाया, पुलिस की ड्यूटी में इंटरप्ट किया, कई धाराओं में मेरे ऊपर एफआईआर है, 22 से ज्यादा अर्जी और एफआईआर है मेरे ऊपर। तो अच्छा। कहना मेरा बस यही है कि अगर आप सिस्टम के सामने पढ़ोगे, अगर आप भ्रष्टाचारियों को एक्सपोज करेंगे, तो ये छोटी मोटी परेशानियां आती रहेगी, लेकिन उससे हमको अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हमको आदत सी हो गई है कि बस कुछ अच्छा काम करना है तो झूठी एफआईआर होने वाली है, अटैक होने वाला है, थ्रेट्स आने वाले हैं, तो वी आर प्रिपेयर फॉर दैट। तो आपके अगेंस्ट में ऐसे कोई केसेस चलते हैं? हाँ जी, चल रहे हैं ना, अभी ट्रायल चल चल रहे रही है कोर्ट के अंदर मेरे अगेंस्ट में। मैंने कहा ना कि एप्लीकेशन है और एफआईआर है, तो उसकी ट्रायल भी चलती तो है। आपको भी एक अलग से लॉयर हायर करना पड़ता होगा? मेरी टीम है, वो इसीलिए handle टीम करती रखी है। सूरत में है, हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि अच्छा। अगर हम अंदर चले जाए तो कोई तो होगा जो हमको बाहर निकाले। ओके, राइट। बहुत सारी चीज़ें आपसे बात करके सीखने मिली, जानने मिली। हमारी ऑडियंस को भी आई एम श्योर के बहुत वैल्यू इससे मिली होगी। एक लास्ट मैसेज आप इस एपिसोड में एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे ऑडियंस को? बस मेरा तो इंटरेक्शन हमेशा युवाओं के साथ होता है, मुझे अच्छा लगता है युवाओं के साथ बात करना। यहाँ पे आने का भी यही मोटिव है कि युवाओं को कुछ सीखने मिले। इस पॉडकास्ट में बहुत सारी मोटिवेटिंग चीज़ें भी होगी, डिमोटिवेटिंग चीज़ें भी होगी कि सिस्टम में ये सब चल रहा है, हम क्या करेंगे। तो इससे परेशान होने की बात नहीं है। अगर आप राष्ट्र के लिए आगे आओगे तो कुछ ना कुछ तो आपत्तियां आएगी, राइट। गुजराती में कहावत है ना कि हवन में हाडका नाखवा वाला होय। तो अगर कुछ अच्छा करने जाओगे तो कुछ प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उस छोटी मोटी चीजों से, ठोकरों से आप 2 कदम आगे बढ़ोगे, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं हर बार एक चीज में मानता हूं कि इंस्टाग्राम में रील बनाते बनाते डंपर के नीचे आने से मरने से 100 गुना बेहतर है कि राष्ट्र के लिए कुछ काम किया जाए, राष्ट्र के लिए कोई जोखिम उठाया जाए, और उसमें जोखिम उठाने से अगर स्वाभिमान भरी कोई मौत आती है तो वो 1001% अच्छी मौत है। तो हमको मरना नहीं है, हमको राष्ट्र के लिए आगे आने का इनिशिएटिव करना है। हमें क्या, हम क्यों करें, इस जो हमारा ओपिनियन है, इस ओपिनियन को हमको साइड में रखना है और राष्ट्र के लिए हम पहले, ऐसा एक ओपिनियन बनाना है। ओके, थैंक यू सो मच Thank you. हमारे पॉडकास्ट Thank में you. आने के लिए। थैंक यू।